एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे और इसका परिभाषा क्या होता है और किस प्रकार से जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी आते हैं वो आपके 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, 2 नंबर के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और इनको देखिए लिखने का तरीका ये है कि जब भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए, ठीक है, पहली बात तो आपको जो है बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न मिलेंगे और फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय जो कि 4 नंबर के होते हैं और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी होते हैं वो आपके 2 नंबर के होते हैं। इनको जो है 2 से 3 या 4 लाइन में लिखना होता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम शब्दों में लिखना होता है, क्योंकि 2 नंबर का है तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि कितना लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, जल का आयनिक गुणनफल क्या है। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल क्या है और इसका मान 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या है। यानी कि जल के आयनिक गुणनफल का जो है परिभाषा बताना है और इसका मान कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका परिभाषा क्या है। ठीक है, इस स्थिर ताप पर जल और जलीय विलयनों में, ठीक है, स्थिर ताप पर जल और जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन है ना, H+, यानी कि H+ को हम क्या बोलते हैं, H+ को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और OH- को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो स्थिर ताप पर जल और जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 10 के घाते -14 होता है। ठीक है, और देखिए जो स्थिर ताप पर जल और जलीय विलयनों का जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का मोलर सांद्रण जो होता है उसको किस प्रकार से दिखाया जाता है। देखिए, ये हाइड्रोजन आयन का जो है मोलर सांद्रता है। H+ लिख कर उसको क्या कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और हाइड्रोक्साइड आयन का जो है मोलर सांद्रण किस प्रकार से लिखेंगे, OH- लिख कर उसको जो है बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और दोनों का गुणनफल कितना होता है, 10 के घाते -14। ये जो है एक स्थिर है। ठीक है, एक स्थिर मान है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर देखिए क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोलों की संख्या को उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, ठीक है, कोई भी विलयन है उसके 1 लीटर में उपस्थित जितने भी हाइड्रोजन आयन सांद्रण के जो भी मोल होंगे उसका जो है उस विलयन का क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कॉपर मैट क्या है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कॉपर मैट क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए, कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में, ठीक है, कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे मैट कहते हैं। और यह चूँकि यह जो है कॉपर के धातु के निष्कर्षण से प्राप्त होता है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉपर मैट बोलेंगे। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, आगे है हमारा गालक किसे कहते हैं। ठीक है, गालक किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा देखिए क्या है। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ, ठीक है, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग अलग होने वाले पदार्थों के रूप में
दूर कर देते हैं क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये गालक होता है। इसका परिभाषा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। ठीक है, एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। तो इसका देखिए पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, और दूसरा उपयोग क्या है? कृत्रिम सिरका बनाने में। ठीक है, कृत्रिम सिरका के देखिए क्या होता है, जैसे कभी आप लोग सुने होंगे कि अचार वगैरह जो है ख़राब हो जाता है तो उसको उसमें क्या किया जाता है? एक सिरका खरीद कर जो है उसमें डाला जाता है। तो वो जो कृत्रिम रूप से सिरका बनाया जाता है वो एसिटिक अम्ल से ही बनाया जाता है। और इसी प्रकार से जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? साबुन क्या है? ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। साबुन क्या है? किसी एक साबुन का नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, तो साबुन का देखिए परिभाषा क्या है? साबुन उच्चवसीय। ठीक है, साबुन उच्चवसीय अम्लों के क्षारीय लवण होते हैं। क्षारीय लवण यानी कि या तो सोडियम का लवण होगा या तो फिर पोटेशियम का। ठीक है, ये और हमने बीच में लिखा है, और का मतलब या। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम का जो है लवण होता है उसको जो है क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। ठीक है, और एक साबुन का नाम पूछा है तो सोडियम स्टीयरेट ये साबुन का नाम है, और इसका सूत्र क्या होता है? C17H35 COONA। ठीक है, सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, और इसके बाद अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या है? समजातीय श्रेणी क्या है? ठीक है, समजातीय श्रेणी क्या है इसको बताना है। देखिए समजातीय श्रेणी को कभी कभी जो है सजातीय श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि समजातीय श्रेणी क्या है, और प्रश्न ये भी आ सकता है कि सजातीय श्रेणी क्या है। ठीक है, अगर म नहीं रहेगा सिर्फ सजातीय रहेगा तो भी उसका वही मतलब है, दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो है हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? तत्वों के आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ठीक है, तत्वों के आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो तत्वों के आधुनिक आवर्त नियम क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आधुनिक आवर्त आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, एक बात देखिए याद रखिएगा कि जो है ये जो तत्वों के जो है भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांकों के। ठीक है, ये परमाणु क्रमांकों के। देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे लिख देते हैं परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। जो है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होता है? परमाणु क्रमांकों के। और जब आपसे पूछा जाएगा कि मेंडलीव का आवर्त नियम बताइए, ठीक है, मेंडलीव का आवर्त नियम, तो उसमें रहेगा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी को बनाया था तो उसमें उन्होंने जो है तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में जो है जिसका ज़्यादा था उसको आगे रख दिया, जिसका कम था उसको पीछे रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो है बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने रखा था। लेकिन जब हमारे मोजले सर आए, ठीक है, मोजले एक वैज्ञानिक थे, मोजले जब आए तो उन्होंने जो है तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर विभाजित किया। ठीक है, परमाणु भारों के आधार पर नहीं, परमाणु क्रमांकों के आधार पर विभाजित किया, और उसी को क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं, और ये उसी का जो है नियम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए
तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रारूपिक तत्व क्या है। ठीक है, प्रारूपिक तत्व क्या है। तो इसका आंसर है, देखिए आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के सभी तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जो आवर्त सारणी है हमारा, उसमें देखिए एक वर्ग होता है जो कि ऊपर से नीचे की ओर चलता है, और एक आवर्त होता है जो कि बाएं से दाएं की ओर चलता है। ठीक है, तो जब हमारा आवर्त सारणी जो है उसमें जो तीसरा आवर्त है, ठीक है, तीसरे समूह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तीसरे वर्ग की नहीं, तीसरे आवर्त की। उसमें जो तीसरा आवर्त है उसके सभी तत्व क्या होते हैं, प्रारूपिक तत्व होते हैं। ये अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये अपने अपने समूह का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखिए तथा इनके प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें हाइड्रोकार्बन का जो है परिभाषा लिखना है और इनके प्रकारों के सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, इनके प्रकार के जो भी नाम है उनका परिभाषा नहीं लिखना है। ठीक है, बस नाम लिखकर छोड़ देना है, क्योंकि 2 नंबर में ज़्यादा हमें लिखना है नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका परिभाषा हाइड्रोकार्बन का। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन या है ना, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए हो जाएगा हमारा कि कार्बन तथा, ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरा है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आपके केमिस्ट्री से, है ना। और अभी आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको मैं जो है बहुविकल्पी भी क्वेश्चन कराऊंगा और जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि विस्तृत जो प्रश्न वाले, जो विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप अपने तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं और वो भी बिना कोचिंग के फ्री में सिर्फ ऑनलाइन पढ़कर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।